और चलिए देश के अफसरों की बात करते हैं। जी हाँ, जो चयनित हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बंसल न्यूज की तरफ से। तो यूपीएससी सीएसई 2025 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर बने हैं। राजस्थान के कोटा के रहने वाले अनुज। टॉप 10 में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। टॉप 10 में एमपी के 2 कैंडिडेट्स, भोपाल के ईशान की 5वीं रैंक आई है, धार के पक्षल की 8वीं रैंक आई है, अशोकनगर के चितवन जिनको 17वीं रैंक हासिल हुई है, छत्तीसगढ़ से संजय डहरिया है, आदित्य सिंह कृतिका साहू है, निशांत वर्मा, आदित्य अग्रवाल जो कि क्वालिफाई हुए हैं, मनेन्द्रगढ़ की दर्शना सिंह आईपीएस के लिए चयनित हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएससी सीएसई 2025 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं इस बार, जिसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने बाजी मारी, टॉपर बने हैं, और कोटा के रहने वाले अनुज। लेकिन टॉप 10 की अगर बात करते हो तो 3 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं। टॉप 10 में एमपी के भी 2 कैंडिडेट है, ये बड़ी बात है। टॉप 10 जो रिजल्ट आया उसमें एमपी के 2 कैंडिडेट हैं। भोपाल के ईशान की 5वीं रैंक, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया इसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने बधाई दी है उन तमाम युवाओं के लिए। देखिए, तैयारी का दिन होता है, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जब परिणाम आता है तो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि वो दिन उनका होता है। वो पूरी मेहनत, साल भर की मेहनत, बिना मेहनत के कोई सफलता हासिल नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो मेहनत होती है वो दिखाई देती है जब रिजल्ट आता है। तो जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने बहुत अच्छी मेहनत की, आज उनका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मेहनत के बाद अब अफसर बनने की राह पर वो अग्रसर हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी इसे हम कहेंगे। लेकिन वो तैयारियों की टिप्स भी दे रहे हैं, आज उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। उन तमाम युवाओं के लिए ज़रूरी है जो तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे टॉपर हुआ जाता है, क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और धार से प्रक्षल जैन, जिन्होंने यूपीएससी में झंडा गाड़ा है, बाग के रहने वाले प्रक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। जी हाँ, टॉप 10 में ये रैंक है। बाग के रहने वाले प्रक्षल, आदिवासी बाहुल्य धार जिले का नाम उन्होंने रोशन कर दिया। आदिवासी इलाके से आते हैं, धार जिले का नाम रोशन किया। आईआईटी कानपुर से इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। देखिए, आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। 2023 से वो दिल्ली में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 23 के बाद अब ये 25 में उन्होंने, तीसरा प्रयास था उनका। बड़ी कामयाबी और ऐतिहासिक सफलता मिली है। पिता बाग में कपड़े का व्यवसाय करते हैं, यानी कि पिता जो है वो बिजनेस में है। पूरे परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। तो बड़ी बात है कि हायर सेकेंडरी तक उनकी जो पढ़ाई हुई है वो गांव में हुई है। गांव में उन्होंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की और सफलता के झंडे गाड़े हैं। आईआईटी तक पहुंचे वो, आईआईटी कानपुर तक, और वहाँ से इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 2023 से वो दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए, इधर अशोकनगर से चितवन जैन, जो कि आईएएस बने हैं, चितवन जैन ने 17वीं रैंक हासिल की। 30 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो जिले का नाम रोशन कर दिया। तीसरा प्रयास उनका भी था, बड़ी कामयाबी उनको मिली है। व्यापारी मनीष जैन के बड़े बेटे हैं चितवन जैन। 10वीं तक अशोकनगर में ही उन्होंने पढ़ाई की। दिल्ली से बीकॉम के बाद उनकी तैयारी, बचपन से ही कलेक्टर बनने का उनका सपना था, जो कि साकार हुआ। सफलता के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। तो दिल्ली से बीकॉम के बाद की तैयारी, बचपन से ही कलेक्टर बनने का उनका एक सपना था, जो कि अब जाकर साकार हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि सफलता में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत के बगैर कुछ मुकाम हासिल नहीं होता। इन तमाम विद्यार्थियों ने मेहनत की और उसका परिणाम
आज दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। 17वीं रैंक चितवन जैन ने हासिल की है और 23 साल की उम्र है उनकी, बहुत छोटी उम्र है, और उन्होंने जिले का नाम रोशन किया। तीसरा प्रयास था उनका, लेकिन हार नहीं मानी। व्यापारी है मनीष जैन उनके पिता, लेकिन उनकी तमन्ना थी, बचपन से ही वो कलेक्टर बनना चाहते थे। दिल्ली से बीकॉम किया, बीकॉम के बाद से बस इसी में जुट गए वो। उनकी तमन्ना थी कलेक्टर बनने की। तीसरा प्रयास यानी कि 2 प्रयास उनके असफल रहे। तो असफलता सफलता के लिए प्रेरित करती है। असफलता मार्ग में बाधक नहीं होती। असफलता के बाद सफलता मिलनी निश्चित है, अगर मेहनत को और बढ़ाया जाए, अगर कमजोरी को दूर किया जाए और निराश या हार नहीं मानी जाए। निराश या हार नहीं मानेंगे तो निश्चित ही अगला कदम असफलता नहीं लाएगा, सफलता लाएगा। और ये तमाम जो कैंडिडेट्स है वो साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे प्रयास में एक बहुत बड़ी सफलता उनको मिली है। तो प्रक्षल जैन जिन्होंने धार से सफलता हासिल की है यूपीएससी में, अशोकनगर से चितवन जैन जो आईएएस बने हैं, 17वीं रैंक चितवन जैन ने हासिल की है। 23 साल की उम्र में उन्होंने नाम रोशन किया 17वीं रैंक हासिल कर। तो परिणाम बहुत सुखद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की। इधर भोपाल से भी एक सुखद खबर अंजनी मिश्रा के लिए। उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर ली है। यूपीएससी 2025 में उन्होंने 274वीं रैंक हासिल की है। मूलतः बैतूल की रहने वाली हैं अंजनी, और आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय बैतूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। सफलता का श्रेय वो भगवान को देती हैं, अपने माता पिता को देती हैं। भाई और मां ने उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया, जश्न मनाया। भोपाल और बैतूल जिले में अब खुशी की लहरें। तो एक मेहनत है वो परिणाम सार्थक हुआ और उन्होंने ये सफलता हासिल की है। तो माता पिता को श्रेय दे रही हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से माता पिता गुरुजन उनका आशीर्वाद होता है। और अगर आप पढ़ाई में जुट जाएं, मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पर कामयाबी एक न एक दिन मिलती है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ अंजनी मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। लाइव उनसे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, चूंकि एक सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हम लगातार कहते हैं, और ऐसे जो सफल हुए शख्स जो रहते हैं, तमाम लोग जो हैं, वो कई लोगों को प्रेरित भी करते हैं। आप कुछ पूछना चाहें? पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई अंजनी। बिल्कुल अंजनी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बता दूं कि एक हमारा बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है जिसका हिस्सा आप भी होंगी। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब अफसरनामा इस कार्यक्रम का नाम है। और बीते करीब करीब 14 सालों से ये कार्यक्रम बंसल न्यूज़ पर है। क्या आपने देखा है इस कार्यक्रम को? नहीं सर, पर मैं ज़रूर देखना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे चुन रहे हैं उसका हिस्सा बनने के लिए आगे। वाह वाह, नहीं, आप बिल्कुल डिज़र्व करती हैं अंजनी। सबसे पहले चूँकि परीक्षाओं का मौसम है और बहुत सारे युवा इस समय ये बातचीत देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की हमारी बिटिया अंजनी मिश्रा ने एक शानदार मकाम हासिल किया है। तो अंजनी, थोड़ा सा ज़रा बताओ कि अपने भीतर का डर, अपने भीतर की चिंता को हटाकर आपने देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम निकाला है। तो थोड़ा सा ज़रा अपने युवा दोस्तों को समझाइए कि पढ़ाई की शैली क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई का हम एक पूरा फॉर्मेटिंग करें। जी। 2 ही शब्द हैं कहने के लिए, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा ईमानदारी। लगातार बहुत ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और मैं अपनी जर्नी में भी मैं ये 2 लाइनें हमेशा दोहराती रहती थी कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो यही सोच के साथ हर दिन किताब खोलनी है। और जब आप किताब बंद करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप कल से ज़्यादा बेहतर आज हो गए हैं। बहुत खूबसूरत बात कही अंजनी, यही मोटिवेशन रहा है बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन अंजनी, ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है।
लेकिन जब ये अंधेरा घना होता है तो ये अपने पीछे बहुत कुछ छिपा लेता है। थोड़ा सा आप भी बताइए, क्या यूपीएससी की तैयारी के दौरान ये कभी इस घने अंधेरे ने आपको भी क्या अपने दायरे में लिया, अपने आगोश में लिया, और इतना घना अंधेरा हो गया कि आपको आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था? जी सर, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए। मैं क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो अपनी नौकरी छोड़कर आके इस समय की तैयारी के लिए, इस तैयारी के लिए समय देना, तो कहीं ना कहीं बहुत डर लगता था कि सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। पर फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मौसा जी ने, सब लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट करा। और मेरा तो ये मानना है कि दिया सिर्फ मैंने ही नहीं जलाया था, उन लोगों ने भी जलाया है, तो सारा उजाला मिलके अंधेरा हमने पार कर ही लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं। और आज अंजनी सहित 900 से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने अपना दिया जलाकर एक बहुत अद्भुत सफलता हासिल की। अंजनी, थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। क्या आप अपने परिवार की पहली अखिल भारतीय सेवा की अधिकारी हैं? जी सर, पहली हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से। हाँ। और मेरे जो पिताजी हैं वो डीएसपी लोकायुक्त हैं एमपी पुलिस में, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरे बड़े भैया हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वाह। तो मूल रूप से आप लोग बैतूल के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा जन्म स्थान बैतूल है, बाकी आगे की पढ़ाई मैंने भोपाल में रहकर करी है। जी जी, चलिए आपकी मम्मी जी से भी बात कर लेते हैं, फ्रेम में वो भी हैं। एक बड़ा साइलेंट कंट्रीब्यूशन होता है उनका, तो जरा आप ही सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल आप ही सुन पा रही हैं। मम्मी जी से पूछिएगा, नहीं उनको मत लगाइए ईयरफोन, आप उनसे ये पूछिए कि शरद जी स्टूडियो से पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए जब बच्चे परीक्षा की तैयारी करें और सफलता ना मिले तब। जी, तो क्या बोलना है? पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए जब बच्चे इस तरह की तैयारी करते हैं और असफलता मिलती है तो क्या करना? हाँ, तो मुझे प्रश्न सुनाई दे तब तो उत्तर नहीं ना। हाँ, जी, नहीं ईयरफोन नहीं है ना, तो पता। हाँ, पेरेंट्स की हाँ, क्या पेरेंट्स की क्या भूमिका रहती है? आपकी बिटिया ने नाम रोशन किया है आपका। हाँ, अपने को बस बच्चे का साथ देना है कि उसको जब जो चीज़ खाना है, जब देना, उसके खान पान का ध्यान रखना है, उसको कोई सुविधा, सारी सुविधाएं दे और पर्याप्त समय दें जब उसको चाहिए है। और बस अपने तरफ से यही कोशिश रहती है कि किसी भी चीज़ की उसको कमी नहीं हो। और खाना पीना तो बहुत ही कम था, और मौसा जी मेरे हमेशा बताते थे कि ढंग से खाओ, और बाकी खुद की मेहनत रहती है। अंजनी, आप बहुत कम खाना पीना हो गया था आपका, ये चिंता थी या फिर आप इतनी तल्लीन हो गई थी अपनी तैयारी में कि आपने खाना पीना, कितना वजन कम कर लिया आपने? वजन तो सर काफी घट गया है, अब बढ़ाने की तैयारी करनी है अब। बिल्कुल नहीं, वजन तो आपका बहुत बढ़ गया है, लेकिन पर मैं दूसरा सबको वाला कहूंगी वजन, रुतबे वाला। जी जी नहीं, लेकिन मैं सबको कहूंगी कि इस प्रिपरेशन के साथ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कोई भी परीक्षा आपसे बड़ी नहीं है, हाँ, तो आप अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी सी उम्र में आप अंजनी बहुत गंभीर बातें कर जाती हैं, एक एक वन लाइनर आपके मुझे याद रह जाते हैं। अभी आपने फिर ये बात कही कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मम्मी ने किस तरह ध्यान रखा, क्या क्या खिलाने पिलाने की कोशिश की, और किस तरह से मदर फादर, बड़े भैया का, इन सब का एक पूरा कोहेसिव कंट्रीब्यूशन था, वो किस तरह का था? सर, मेरे बड़े भाई ने ये जर्नी मेरे साथ जी है। एग्जाम सेंटर से लाना ले जाना, खूब चिंता करना, और मेरी चिंता को कम करने के लिए जो भी वो कर सकते थे उन्होंने करा है, तो मैं तो जीवन भर की आभारी हूँ उनकी। और मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं यही सोचती थी कि अगर वो 16 घंटे स्पॉट पे खड़े होकर नौकरी कर सकते हैं तो मैं 8 घंटे टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, तो और क्या ही कर रही हूँ फिर मैं। और मम्मी तो यही कहिए कि बैकबोन थी पूरी जर्नी में मेरी। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बस सर।
मम्मी बैकबोन थी और आपके पापा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे ज़रा पूछिए वही सवाल जो मम्मी से हमने पूछा था। आप बता दीजिएगा सवाल उनको, बोलिएगा कि स्टूडियो से सवाल मेरे माध्यम से ही आप तक पहुंचेगा। और सवाल यही है कि कैसे अपनी व्यस्त दिनचर्या में आपके पिताजी ने डीएसपी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग, कैसे उन्होंने ध्यान रखा और किस तरह से पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का। जी जी, क्वेश्चन है कि आपने क्या भूमिका रही है आपकी बिटिया ने नाम रोशन किया है? देखिए, हमारा तो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे कभी चर्चा जो करते थे आगे करियर के बारे में बच्चों के, तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ आदेश निर्देश मिलते थे, मार्गदर्शन मिलते थे। मौसा जी हमारे उपस्थित हैं, वो हमें सब मोटिवेट अच्छा करने के लिए करते थे। तो हम इन्हें बोलते थे आपको जो जॉब सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जो बेहतर आपको लगता है कि आप ये आगे अच्छा कर सकते हो, तो उसमें अपना बेस्ट करिए, 100% दीजिए। समय से पुलिस विभाग में किस तरह से व्यस्त समय निकाल के बिटिया को आपने देखिए, हम तो संवाद कर पाते, चूँकि मोबाइल वगैरह रहते हैं हमारे पास में, तो घर में तो समय कम दे पाते थे, लेकिन संवाद और संपर्क करके इनसे करते थे। और जहाँ इनको हमारी आवश्यकता होती थी, इनके टीचर्स से कांटेक्ट करना हो या अन्य किसी बिंदु पे दिशा निर्देश लेना हो, तो फिर संवाद करके ही हम अपना काम करते थे। पूरा समय साथ तो नहीं दे पाते थे, लेकिन शी डिड हर बेस्ट, अपने लेवल उसने अच्छा किया। वाह अंजलि, एक छोटा सा सवाल ये भी मेरे मन में आता है, आजकल मोबाइल जो है ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा मीडियम है, और इसी तरह टेलीविज़न तो हमेशा से है ही, और दोस्त भी कई बार बन जाते हैं। आपने क्या एक बिल्कुल तपस्वी की तरह इन सब से दूरी बना ली, या फिर आप बीच बीच में आती जाती रहती थी, मोबाइल देख लेती थी, टेलीविज़न देख लेती थी, दोस्तों से बात कर लेती थी? कैसे आपने अपने पढ़ाई का शेड्यूल इस तरह से डिज़ाइन किया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दोस्तों ने कोई खलल नहीं डाला? सर, मेरा मानना है ये सब व्यक्ति विशेष पर ही डिपेंड करता है। तो मैं एग्ज़ाम आते थे उसके 2-3 महीने पहले सारे सोशल मीडिया से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेती थी। और बाकी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो 15-20 दिन में एक बार उन लोगों से मिल लेती थी। मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। तो बैलेंस बना के रखा सर, एकदम दूरी नहीं पर बैलेंस बना के रखा। बहुत बढ़िया सौम्या, और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश ही आपको मिले और मध्य प्रदेश में ही आप ये दायित्व संभालें और आगे ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं। बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप एक बहुत काबिल ऑफिसर के तौर पर मध्य प्रदेश का, अपने पेरेंट्स का और ख़ुद अपना नाम जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा आपका, और चलते हैं एक और जो अधिकारी होने की दहलीज पर खड़ी हैं, जिन्होंने शानदार तरीके से, सौम्या जैन हमारे साथ हैं, और चलिए सीधे उनका रुख करते हैं। सौम्या, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपका प्रसन्न चेहरा बता रहा है कि आपने एवरेस्ट की चोटी परीक्षा रूपी अखिल भारतीय सेवा की फतेह कर ली है। तो सबसे पहले तो मैं इसका रहस्य ही समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे युवा जो इस समय आपको देख रहे हैं वो सौम्या से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर सौम्या ने इतनी कठिन लड़ाई कैसे जीत हासिल की, ज़रा बताइए। सर, इसके लिए तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन लगता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। 10-12 घंटे कंटिन्यूसली 3-4 साल पढ़ाई की है, उसके बाद ही ये मुकाम पे पहुंच पाई हूँ मैं। और उसके अलावा मेरे पेरेंट्स का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट रहा है साथ में। तो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एग्जाम को क्रैक किया है। तो क्या बात है, क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 10 से 12 घंटे पूरी पढ़ाई की है डेली बेसिस पे, तो वो तो लगती है मेहनत। क्या क्या सब्जेक्ट थे सौम्या आपके? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था यूपीएससी में। बाकी जनरल स्टडीज़ में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो। बाकी मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीए किया हुआ है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गया था यूपीएससी में, क्योंकि वही सब्जेक्ट सारे रिपीट होते हैं। तो काफ़ी हेल्प हुआ था मेरी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। सौम्या, एक चीज़ हमने, जो हमारा एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है अफसरनामा, उसमें जब हम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह ये रहती है कि आप लिखिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम, जिससे इंटरव्यू पर आपकी डिपेंडेंस ना रहे, इंटरव्यू पे आप डिपेंड ना करें। क्योंकि कई बार अगर आपने कच्चा लिखा है, बहुत अच्छा नहीं लिखा है एग्ज़ाम, और आप सोच रहे हैं इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, तो वहाँ मामला अटक जाता है। आपका अनुभव क्या रहा? जी।
हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि मेंस के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बल्कि मैं ये मानती हूँ कि आपका सिलेक्शन मेंस करवाता है और आपकी रैंक डिसाइड होती है वो इंटरव्यू के मार्क्स से होती है। वाह, ये तो बड़ी मेंस important आपका बात। अच्छा होना बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। जी। और मतलब उसी के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी रहती है और बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी रहती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और 9 पेपर आपको एक साथ एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, सबको पहले से करनी पड़ती है। जी जी। तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका सिलेक्शन तय करता है रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद रैंकिंग तय करता है आपका इंटरव्यू। सौम्या, और आप क्या सलाह देंगी जो लोग, जो युवा ये चीज़ चुन रहे हैं कि हमें यूपीएससी या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अटेम्प्ट करना है, तो वो 10 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य तय करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति की शैली अलग है, लेकिन फिर भी आपको एक विगरस स्टडी की तो ज़रूरत है, तो आप इसको कैसे शेड्यूल्ड करती थी? सर, मेरा तो यही रहता था कि मैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक वाले स्लॉट में सोचती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए, क्योंकि वो मेरे दिन का सबसे इफेक्टिव टाइम होता है। बाकी फिर दिन मेरा थोड़ा सा उतना एफिशिएंट नहीं होता था, फिर मैं शाम थोड़ी अपनी एफिशिएंट बनाती थी। तो ये सबका अपना अपना रूटीन होता है। तो मैं सुबह और जो रात है वो थोड़ी अच्छे से जानी चाहिए। बाकी दिन में मैं थोड़ा लीनियंसी दिखाती थी, बट पूरा मिला के मेरे 10-12 घंटे हो जाते थे। बाकी स्ट्रेटजी चेंज होती रहती थी। प्रीलिम्स के टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना, उनको ज़्यादा सॉल्व करना, फिर मेंस के टाइम में आंसर राइटिंग करना, तो ये बस मेरा हो जाता था। बाकी तो मैंने बहुत पढ़ाई की है, टेस्ट दिए हैं, इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, तो प्रैक्टिस बहुत की है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और बाकी ऐसे ही चलता गया, टाइम टू टाइम पेपर। जी जी, आप जुड़ी रहिएगा हमारे साथ। मैं आपकी मुलाकात आपकी भी करा रहा हूँ और दर्शकों की भी करा रहा हूँ सृष्टि गोयल से, जो आप ही की तरह जिन्होंने यूपीएससी में कामयाबी का परचम फहराया है, ग्वालियर के मुरार इलाके की हैं। चलिए सृष्टि की तरफ चलते हैं। सृष्टि, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ पर आपका। चलिए, भूमिका हमारे साथ जुड़ गई सतना से। ग्वालियर में तब तक तैयारी चल रही है कि क्योंकि आपको हमें दिखाना है उनको, तो दिखाने के लिए कैमरे की प्लेसिंग और तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चलिए, भूमिका सतना से जुड़ गई है, भूमिका की तरफ चलता हूं। भूमिका, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने कामयाबी का ये परचम अखिल भारतीय सेवा में आपने फहराया। बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आपने तैयारी की और किस तरह से आपने ये बहुत बड़ी लड़ाई फतेह की, जरा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी भूमिका। थैंक यू सो मच। तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। ये मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू देके के फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आया है और मेरी रैंक AIR 331 है। और पढ़ाई का तो वही डेडिकेटेडली डेली के 8-9 घंटे डेली देना, अच्छे से रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, वही मेरी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। और इसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा, परिवार का कितना योगदान रहा, उन्होंने किस तरह से आगे आके आपकी मदद की, दोस्तों का क्या सहयोग रहा, और कोचिंग क्या आपने दिल्ली से की या सतना रहकर ही आपने पढ़ाई की अपनी? मैंने कोचिंग ऑनलाइन ली थी, मैंने प्रिपेयर डेली से किया, पर मैंने 1 साल कोचिंग ऑनलाइन ली थी, लेकिन उसके बाद मेरे बाकी 2 अटेम्प्ट्स मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। और फैमिली, पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, चाहे एजुकेशन के लेके हो, चाहे मेरी प्रिपरेशन में मेरे को सपोर्ट करना हो, मुझसे कनेक्टेड रहना हो। साथ ही फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मेरे फ्रेंड्स के साथ ही मैं डिस्कस करती थी, मेरे फ्रेंड्स से ही मैं इनपुट्स लेती थी कि मैं कहाँ सुधार कर सकती हूँ। और डाउन डेज पे जब अच्छा रिजल्ट कई बार नहीं आता था तो फ्रेंड से ही बातें करती थी, तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहे। निराशा से लड़ने का क्या तरीका आपने अपनाया? क्योंकि कई हमारे साथी इस लड़ाई में, मैं इसको लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा सफ़र है ये, जिसमें जंग तो होती है, खुद से होती है, बहुत कठिन सब्जेक्ट्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी प्रिपरेशन की तैयारियां बड़ी कठिन होती हैं। तो आपने जब भी कभी आप लो डाउन हुई, आपको लगा कि मन अब थोड़ा सा टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने को फिर से कैसे संजोया, आपने कैसे खड़ा किया फिर से लड़ने के लिए? ऐसी सिचुएशंस में मेरा एक ही अप्रोच था, मैंने कभी अपने आप को सेक्लूड नहीं किया।
मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ, चाहे मेरे घर वालों से बातचीत करना हो, चाहे मेरी फैमिली से बात करना हो, चाहे मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे मेरी हॉबीज परस्यू करना हो, मैंने जी। पढ़ाई के साथ साथ रोज इसको किया, क्योंकि मेरा यही था कि पढ़ाई आपने डेडिकेटेडली कर ली, उसके बाद टाइम आपका है। तो जब भी ऐसे फेलियर्स कभी आते थे तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती थी, अपनी फैमिली से बात कर लेती थी, और मुझे खुद को पता था कि मेरे हाथ में मेरा काम करना है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर एक बार रिजल्ट नहीं आया मैं अपना काम वापस करने लग जाती थी। कभी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो नेक्स्ट डे दूसरा टेस्ट दे लिया कि उसमें मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। वाह, बहुत बढ़िया। अभी जब हम एक और एस्पिरेंट से जिन्होंने सफलता हासिल की बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एग्ज़ाम तो मैंने दिया, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे और लोगों ने भी पास किया है ये एग्ज़ाम, क्योंकि पेरेंट्स की भी मेहनत रहती है, दोस्तों की भी रहती है, फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर की जो भूमिका निभाते हैं। आपकी भी कहानी कुछ इसी तरह आगे बढ़ती रही क्या? जी, मेरा सवाल समझ पाई? मेरे जी जी। साथ के लोग हैं उनकी विक्ट्री है, चाहे मेरे मम्मी पापा, चाहे मेरी फैमिली, चाहे मेरे कजिन्स, चाहे मेरे फ्रेंड्स, उन सब की विक्ट्री है। ये उन सब की विक्ट्री। अपने उन यंग एस्पिरेंट से क्या कहेंगी आप जो तैयारी कर रहे हैं? कई बार उनका मन टूटता है, कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर उनका मन जो है बीच में हिचकोले खाने लगता है कि कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लो, ये तो बड़ा कठिन है। क्या कहेंगे आप उनसे? किस तरह का हौसला चाहिए अखिल भारतीय सेवा के लिए? जी। उनसे मैं सिर्फ एक ही श्लोक कहूंगी जो मैंने अपनी टेबल पे लिख रखा था, भगवत गीता का श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म करना है। अगर आपने डेडिकेटेडली अपना हार्डवर्क किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिजल्ट 1 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, या चाहे मेरे जैसे 3.5 साल बाद आए। मेरे को पता था मैंने अपना हार्डवर्क किया है, होना होगा तो हो ही जाएगा। लक फैक्टर है, पर आप अपना काम करो। इफ नॉट एनीथिंग यू विल बिकम अ बेटर पर्सन थ्रू दिस जर्नी। वाह, बहुत सुंदर मंत्र है। कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये एक हिंदी फिल्म का गीत है, लेकिन एकदम सत्य है क्योंकि ये गीता के ज्ञान पर आधारित है। भूमिका, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको, बहुत शुक्रिया। आपके पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि उन्होंने इतनी प्यारी बिटिया को बहुत मेहनत के साथ उसका मनोबल इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ाया। और बहुत शुक्रिया आप दोनों जो हमारे साथ जुड़ी, और दोनों ही बल्कि अभी तक जो हमने बात की 3 एस्पिरेंट से, तीनों बिटियां हैं मध्य प्रदेश की और ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ी। फिलहाल ग्वालियर सृष्टि गोयल की तरफ। सृष्टि, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार चमकदार सफलता रही है आपकी। तो सबसे पहले यही बताइए कि किस तरह की तैयारी रही, सब्जेक्ट क्या थे आपके, और मेहनत करने का क्रम कैसा था? क्या 10-12 घंटे स्टडी, या इससे भी ज़्यादा, या इससे कुछ कम? जी। थैंक यू सो मच सर। सर, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और मैंने 3 मेल्स और 3 इंटरव्यू दिए हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी रहा है। एंड अगर आर्ट्स की बात करें तो सर मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। एंड मैंने भी काफ़ी आर्ट्स पुट किए हैं, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी एग्जामिनेशन कि क्या स्टेज है और आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। जैसे एग्जाम नियर होता है तो काफ़ी आर्ट्स पुट करना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वालिटी ऑफ आर्ट्स पुट कर रहे हैं एक राइट स्ट्रैटेजी के संग। वाह सृष्टि, बहुत ज़बरदस्त आपकी कामयाबी है। इसमें पेरेंट्स की जाहिर तौर पर भूमिका रही होगी। आपने सेल्फ स्टडी को ही प्रायोरिटी दी, या आपने कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, या फिर किसी दिल्ली या किसी और जगह कोचिंग भी रेगुलर अटेंड की? ये सर, फर्स्टली पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। सर सेकेंडली जी, मैंने सेल्फ स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है कि डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है। आपको खुद PYQs एनालाइज करके अपनी खुद स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं फॉर प्रीलिम्स, आप जितने ज़्यादा MCQs लगाते हैं या फिर मेंस में आंसर राइटिंग करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संग में अगर हमें गाइडेंस मिल जाता है या पीयर ग्रुप मिल जाता है तो वो आपको और हेल्प कर देता है। बट आपकी खुद की मेहनत, खुद की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो हर इंसान के लिए वेरी करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही सृष्टि? ये मैं नहीं कहूँगा कि सबके लिए एक ही स्ट्रैटेजी कामयाब होती है। आपको अपने मन, अपने मस्तिष्क
और अपने कैलिबर के अनुसार स्ट्रैटेजी चुननी पड़ती है। जैसे क्रिकेट में कोई बहुत तेज़ खेलता है, कोई बहुत समझदारी से खेलता है, कोई ऑन साइड में ज़्यादा स्ट्रोक खेलता है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है और हमें अपने खुद का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, एंड बेसिस अपन हम जो टेस्ट लगा रहे हैं हमारी क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट भी करना पड़ता है। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रही है, पहले तो मैं जो करंट न्यूज़ पेपर्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करूँ, फिर जो एक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं या एंथ्रोपोलॉजी है, ऐसे है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनको बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करूं, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो। एंड डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका राइट इंटरप्रिटेशन होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के संग फिर आप कैसे उन आंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रही है कि मैं जो एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड को समझ के अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं और फिर जो मैंने गोल्स अपने लिए सेट करे हैं उनको कंसिस्टेंटली उनको पूरा करूं। बहुत बढ़िया, बहुत आपको शुभकामनाएं और हम विश करते हैं कि मध्य प्रदेश मिले आपको और आप अपने मध्य प्रदेश की एक कामयाब अफसर के तौर पर अपनी पहचान छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए सृष्टि, और आपके पेरेंट्स को, आपके पूरे परिवार को और ग्वालियर को भी प्रणाम है, जहां से एक बहुत प्यारी सी बिटिया कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए अब सफल हुई है और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और फिर एक बार बिल्कुल ललित, और चाहें तो आप भी सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल मैं चाहूँगा कि इस बार आप ही करें, उसके बाद मैं उसका सिरा पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। जी बिल्कुल। और खंडवा की बेटी हैं रूपल धनंजय जायसवाल, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 में ऑल इंडिया 43वीं रैंक हासिल कर सफलता हासिल की और हमारे साथ जुड़ गई हैं रूपल धनंजय जी। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं रूपल आपका, और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई बंसल न्यूज़ की तरफ से आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, श्रेय आपको किसको देना चाहेंगे? अब माता पिता गुरुजन सबका हाथ होता है, सबका हिस्सा होता है, मेहनत तो आप ही की होती है, लेकिन सबसे पहले श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो मैं खुद को ही दूंगी, क्योंकि मेहनत मैंने क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस आपको। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया। बट ऑफकोर्स फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो मोटिवेशन, पॉजिटिव आउटलुक जो आया है वो ऑफकोर्स मेरी सराउंडिंग से ही आया है, जो कि फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। तो बिना उनके सपोर्ट के सिर्फ मेरे अकेले के कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। तो आई थिंक सबका मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सक्सेस। रूपल, आपने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, क्योंकि जो हम देखते हैं महाभारत में कि कृष्ण ने, प्रभु ने, भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना, क्योंकि अर्जुन में कुछ खास था और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुना। तो बिल्कुल सही बात है कि आप ही वो अर्जुन हैं जो एग्ज़ाम रूपी इस कुरुक्षेत्र में अपनी बुद्धि से, बुद्धि रूपी धनुष बाण से आप सफलता हासिल करते। निश्चित तौर पर पहला श्रेय उस एस्पिरेंट को है जिसने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कड़ी मेहनत की है। क्या फॉर्मेटिंग थी रूपल? हर एस्पिरेंट जो होता है उसकी अलग सोच होती है, अलग स्ट्रैटेजी होती है। आपने कैसे तैयारी की और क्या टिप्स आप हमारे युवा दोस्तों को देना चाहेंगी जो अखिल भारतीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी, एक्चुअली स्ट्रैटेजी तो मेरी यही थी कि बेसिक नॉलेज जो है उसको मैंने काफी स्ट्रांग रखा। फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो फिर उस पे लेयर्स ऑफ नॉलेज आप बिल्ड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मैंने एनसीईआरटी से ही की थी। फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो कि टॉपर्स रेकमेंड करते हैं, वो बुक्स मैंने सारी ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन, और बस वही सेम बुक्स का मल्टीपल रिवीजन किया है। तो मैंने अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड कर लिए थे और जो लिमिटेड सोर्सेज थे उसको बार बार पढ़ा है। तो आई थिंक वही एक स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व करी है, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, और जो इवैल्यूएशन हुए हैं उनको काफी सीरियसली उन पे वर्क किया है। तो आई थिंक दैट इम्प्रूवमेंट कम्स डे बाय डे। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। वाह वाह, क्या बात है। एक चीज़ और है रूपल, मैं थोड़ा साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ और आपका चेहरा देखकर मैं कह रहा हूँ कि आपके इरादे बड़े मजबूत हैं, बड़ी असर्टिवनेस है आपके भीतर। आप जो तय कर लेती हैं उससे दाएं बाएं नहीं होती हैं। इज इट ट्रू? मैं ठीक कह रहा हूँ? चलिए, मतलब मैं ठीक हूँ, आपने कह दिया ये ठीक है। ये बताइए कि
आपने तय की एक चीज़, आपको यहाँ जाना है, और जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो उनसे निपटने का मैकेनिज्म रूपल का क्या था? एक्चुअली मुश्किलें तो खैर आई ही, काफी डिस्ट्रैक्शंस और डाउट्स, जो सेल्फ डाउट होता है, बट हमेशा से मेरा एक ये चीज था कि अगर मुझे कुछ इश्यूज लग रहे हैं तो मैं उसको लिख लेती थी। जो मुझे अगर कोई डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कौन सी बुक से पढूं या क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो जो 2 ऑल्टरनेटिव होते थे उसको मैं लिख लेती थी अपनी डायरी में, और फिर मैं प्रोज और कॉन्स लिख लेती थी हर चीज के, कि ये वाला अप्रोच फॉलो करूंगी तो क्या होगा, ये अप्रोच करूंगी तो क्या होगा। फिर आई थिंक ऐसे लिख लिख के विचारों में और क्लैरिटी मिलती है, और फिर वो उससे मुझे हेल्प मिलती थी अपने आप को स्टेबल रखने में। रूपल, एक सवाल मेरा भी है, और सवाल ये कि आजकल के युवा जो है एक प्रयास करते हैं, दूसरे प्रयास और असफल होते हैं और निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो रास्ता, और ये कहा जाता है कि एक आखिरी प्रयास जो है वो सफलता के मार्ग पर ले जाता है। आपने तो मुझे लगता है तीसरा प्रयास था आपका, वो निराशा से आपने ओवरकम कैसे किया? पहला तो सवाल ये है, 22 लाख की आपने नौकरी छोड़ी है, मतलब इरादा आपका बड़ा मजबूत था, कैसे ये सब कुछ आपने किया? एक्चुअली मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था मेरा, तो थोड़ा सा काफी निराशा तो हुई थी। बट फिर वो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन लोगों से मैंने बात की, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो उन लोगों ने मुझे काफी डायरेक्शन दिया, एक क्लैरिटी प्रोवाइड करी कि कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। और फिर मैंने खुद ने भी सेल्फ इवैल्यूएशन किया कि क्या वीकनेसेस या क्या कमियां रह गई थी पहले अटेम्प्ट में। फिर उस पर काम किया तो सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 512वीं रैंक मिली। तो फिर मुझे और मोटिवेशन मिला कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रही हूँ, तभी मुझे रैंक मिली है। तो फिर उस पे इस अटेम्प्ट में मैंने सारी वीकनेसेस पे काम किया, जो मुझे ऐसा लगा कि 512वीं रैंक क्यों आई, उम्मीद तो मेरी और अच्छी रैंक की थी। तो फिर मैंने वो सारी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की, टॉपर्स की कॉपीज देखी, और फिर वैसे ही अपने आप को आंसर राइटिंग करना सिखाया, और फिर आई थिंक उसी का नतीजा है ये। टॉपर्स की कॉपी वगैरह हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, वेबसाइट पे सब अवेलेबल है रूपल? हाँ जी, सारा आपको, इनफैक्ट टॉपर्स अपनी कॉपीज टेलीग्राम चैनल्स पे डालते हैं। हर टॉपर लिस्ट में आने के बाद एक चैनल बनाता है टेलीग्राम पे, उस पे वो अपनी कॉपीज और अपने नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो वहां से मैंने एक्सेस किए हैं टॉपर्स की कॉपीज और उनका लिखने का तरीका, और उससे काफी कुछ हेल्प मिली। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। एक छोटा सा सवाल लेकर हम एक छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे। ललित, रौनक जी, वहाँ उनकी एक बातचीत थोड़ी देर पहले हुई है, वो हम सुनवाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों की, हम लोगों की थोड़ी सी अंग्रेजी में हाथ तंग रहता है रूपल, और कई बार ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि वो जो एक फ्लुएंट अंग्रेजी का एक हवा हमारे दिमाग में बैठा रहता है, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग अनकन्वेंशनल एंड अनऑर्थोडॉक्स, ये जो स्टाइल है ये हमारे पास नहीं होता है। तो कई बार हम पीछे झिझकते हैं। ऐसे एस्पिरेंट से आप क्या कहेंगी जो कई बार अंग्रेजी में उलझकर ही हिम्मत उनकी जो टूटने लगती है? मेरे हिसाब से यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि फेवर करता है। बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स भी लिस्ट में होते हैं और टॉप करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, और स्पेसिफिक उन टॉपर्स को फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने उस लैंग्वेज से एग्जाम क्लियर किया है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा टारगेटेड अप्रोच रहेगा अगर ऐसे टॉपर्स को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। रूपल, क्या ऐसा भी है जी, रूपल, क्या ऐसा भी है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जैसे हीन भावना का शिकार होना, जैसे शरद जी ने भी कहा कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे आप कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन रिटर्न तो आप पास कर जाते हैं, लेकिन हवा होता है इंटरव्यू का, उसके बारे में कुछ बताइएगा। इंटरव्यू के दौरान आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, और बाकी के जो नए कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह? एक्चुअली पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू को। तो वो कॉन्वर्सेशन जैसा होता है, जरूरी नहीं है कि ये इंटरव्यू में वो आपका नॉलेज ही टेस्ट करे, वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। तो आपसे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके इंटरेस्ट जो आपने एक डैश करके फॉर्म होता है उसमें अपने इंटरेस्ट वो आपसे लिखवाते हैं, और फिर वो उसी इंटरेस्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तरीके से वो आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी देख रहे होते हैं कि क्या आपने जो इंटरेस्ट लिखा है क्या वो एक्चुअली आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो आई थिंक इंटरव्यू में बस यही है कि वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं खोना चाहिए, नो मैटर विच लैंग्वेज यू हैव चोजन फॉर इंटरव्यू। जैसे मेरा इंग्लिश था मीडियम, तो क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बीइंग अ लॉयर, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी जो होती है कॉन्वर्सेशन में वो तभी आती है जब आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज जो कन्वीनियंट है आपको वो चूज करें। तो यही स्ट्रैटेजी है कि प्रैक्टिस करें आप, जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसमें मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है,
तो यही स्ट्रैटेजी मैंने डिलीजेंटली फॉलो करी है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल। और ललित, एक चीज़ जो अफसरनामा में हमने लगातार अधिकारियों से बात की तो सब्जी है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है बहुत फ्रेंडली होता है। हाँ, वो सिर्फ आपसे सच सुनना चाहता है। आप कोई हवाई आसमानी सुल्तानी दावे मत कर दीजिए कि मैंने ये किताब पढ़ी है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। आप जैसे हैं, नहीं आता है आपको, सिंपली कह दीजिए सर माफ़ कीजिएगा, मैं इस पर रोशनी नहीं डाल पाऊँगा, मैं इसके बारे में कुछ बहुत अधिक नहीं जानता हूँ या कुछ भी नहीं जानता हूँ, तब भी वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने ज्ञान का ज़्यादा प्रदर्शन करने की, तो वहाँ बहुत जैसे आप हैं वैसे रहिए, और हिंदी अंग्रेज़ी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वहाँ वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। रूपल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 22 लाख का पैकेज आपने छोड़ा, कौन सी नौकरी थी भाई वो? लॉयर हैं आप जी, वकील हैं? जी, लॉ फर्म में जॉब करती थी मैं, सिरिल अमरसिंह मंगलदास, मुंबई। वाह 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 वाह। 22 लाख की नौकरी छोड़ते समय घबराहट नहीं हुई कि क्या कहेंगे अगर नहीं हुआ तो घर वाले, तो क्या पूरी दुनिया पीछे न पड़ जाएगी? जी आई थिंक वहीं पे कॉन्फिडेंस काम आता है कि ये कॉन्फिडेंस तो था कि अगर नहीं भी हुआ तो कुछ तो कर लेंगे। वाह वाह, देखिए साहब क्या जवाब मिला है। और इसीलिए शायद उन्होंने सबसे पहली बात का आंसर भी यही दिया था कि सबसे पहला श्रेय मैं खुद को दूंगी, क्योंकि 22 लाख की पैकेज की नौकरी छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। और ये सीखने संजू सैमसन की तरह जवाब दिया रूपल ने, बिल्कुल अपने बैट से एकदम जबरदस्त किया, छोड़ा और ये देखिए शतक लगाया मैंने। वाह वाह रूपल, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बात करने के लिए। जी ललित। थैंक यू। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि सफलता की जो कुंजी है वो क्या होती है। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होती, मेहनत तो आपको करनी है और मेहनत के बाद ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं।